हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के बच्चे के लिए। आप देख सकते हैं जो कि साइंस का प्री बोर्ड परीक्षा का 2025 का क्वेश्चन पेपर है और इसी टाइप का यही पेपर हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए, ठीक। और इसमें से कंफर्म है आपके 50% जो क्वेश्चन होंगे वो आपके प्री बोर्ड पेपर में मिलेंगे और एग्ज़ाम जो फाइनल एग्ज़ाम है यूपी बोर्ड का उसमें भी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, खंड अ है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। कैसा बन सकता है? उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, अवतल लेंस द्वारा। देखिए, इस प्रकार से हेडिंग डाल लेंगे और हमारा आंसर क्या है? ब, अवतल दर्पण द्वारा, ठीक। अब देखिए उसके आगे दूसरा प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है प्लस 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेमी में कितनी होगी? ठीक, 50 प्लस 50 माइनस 50 प्लस 25 माइनस 25। तो दूसरे का आंसर देखिए, दूसरे का आंसर हमारा होगा -50 सेमी। देखिए तीसरा प्रश्न है हमारा, एक सामान्य आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आँख से 50 सेमी से 100 मीटर के बीच हो, 25 सेमी से अनंत के बीच हो, 50 सेमी से 1000 मीटर के बीच हो, 25 सेमी से 150 सेमी के बीच हो। तो देखिए क्या बोला है, एक सामान्य आँख वाला, जो सामान्य आँख वाला व्यक्ति है उसको सुस्पष्ट कितने दूरी तक वो देख सकता है, वस्तु की दूरी कितना हो। तो देखिए हमारा ऑप्शन ब सही होगा, 25 सेमी से अनंत के बीच हो, ठीक। 25 सेमी से अनंत तक हम देख सकते हैं सामान्य आँख वाले। देखिए देखिए 25 सेमी से अनंत। अब देखिए अगला हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, वो है एक तार से प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित हो रहा है। एक तार से क्या है? प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो इस तार में प्रवाहित धारा का मान है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 एंगस्ट्रॉन्ग, 3.2 गुणे 10 के पावर -19 एंगस्ट्रॉन्ग, 3.2 गुणे 10 के पावर -18 एंगस्ट्रॉन्ग, 1.6 गुणे 10 के पावर -18 एंगस्ट्रॉन्ग। तो इनमें से हमारा जो आंसर होगा वो होगा द 1.6 गुणे 10 के पावर -18 एंगस्ट्रॉन्ग। देखिए यहाँ पे हमारा आंसर है द 1.6 गुणे 10 के पावर -18 एंगस्ट्रॉन्ग। अब देखिए अगला हमारा 5 नंबर है, वो है प्रश्न हमारा, एक बल्ब पर 100 वाट 200 वोल्ट लिखा है, बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा अ 2.2 ओम, 22,000 ओम, 484 ओम, 48.4 ओम। तो इनमें से जो हमारा आंसर होगा वो होगा 484 ओम। देखिए अब 6 नंबर है, बी, ए और म्यू क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल व फ्लक्स के संकेत हैं, इनके बीच संबंध अ म्यू इक्वल टू बी ए, ब बी इक्वल टू म्यू ए बराबर 100, ए इक्वल टू बी इंटू म्यू, द ए बी म्यू इंटू 1, ठीक। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन अ सही होगा, ठीक। अब देखिए 7 नंबर, इस वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, एक्स किरण से, पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से, इनमें से कोई नहीं।
तो वायुमंडल की जो ओजोन परत है वो पृथ्वी को बचाती है पराबैंगनी किरण से। ऑप्शन ब हमारा सही होगा। ठीक, अब इसके बाद 8 नंबर प्रश्न हमारा है वायुमंडल की। देखिए, अब 8 नंबर है सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरित की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। देखिए, इसमें क्या है कि बोला है प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में CO2 और H2O के संयोजन से, इनके संयोजन से जो है कि इनमें से कौन सा यौगिक बनता है। ग्लूकोज, CHCl3, CCl4, CFCl3। तो इनमें से जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा अ ग्लूकोज। अभिक्रिया BHCl2 प्लस Na2SO4, इसको क्या है कि दोनों का आपस में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है BaSO4 प्लस 2 NaCl। किस प्रकार की है ये, किस प्रकार का अभिक्रिया है। योग अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया और उसके बाद क्या है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ब द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, यहाँ पे 2 हमें मिला है तो यहाँ क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है हमारा आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। आग बुझाने वाले यंत्र में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। Na2CO3, HCl, NaCl, CaCl2। देखिए, इनमें से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा अ NaCO3। आग बुझाने वाले यंत्रों में जो प्रयुक्त जो यूज़ में आता है पदार्थ वो है Na2CO3। 11 नंबर है हमारा प्रश्न निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। NaCl जलीय, H2SO4 जलीय, KOH जलीय, ग्लूकोज जलीय। तो इनमें से जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा 11 नंबर NaH2SO4 जलीय। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर 12 नंबर सिल्वर नाइट्रेट। क्या है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट विलयन में तांबे की छीलन डालने पर, इसमें क्या किया जाए तांबे की छीलन सिल्वर नाइट्रेट में डाला जाए तो विलयन नीला हो जाता है। इसका कारण है विलयन नीला हो जाता है, इसका क्या कारण है। Ag प्लस आयन की उपस्थिति के कारण, Ag की उपस्थिति के कारण, Cu डबल प्लस आयन की उपस्थिति के कारण, NO3 माइनस आयन की उपस्थिति के कारण। तो इनमें से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 100। Cu डबल प्लस आयन की उपस्थिति के कारण क्या होता है विलयन नीला हो जाता है। अब उसके बाद 13 नंबर हमारा प्रश्न है। देखिए 13 नंबर प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस यौगिक के कीटोन समूह उपस्थित हैं। देखिए अ ब श द। तो इनमें से किस में कीटोन समूह उपस्थित हैं, तो कीटोन समूह हमारा स वाले में उपस्थित है। ठीक, यहाँ पे देखिए CH3 C वो क्या है डबल बॉन्ड है बीच में माइनस OH। ठीक, माइनस नहीं है सिंगल बॉन्ड है OH। तो स हमारा ऑप्शन सही है। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए 14 नंबर प्रश्न है पौधे में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है प्रोटीन ऑक्सीजन जल, ग्लूकोज ऑक्सीजन जल, वसा नाइट्रोजन जल, वसा कार्बन डाइऑक्साइड जल। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद जो है वो है ऑप्शन अ प्रोटीन ऑक्सीजन जल। ऑप्शन अ हमारा सही होगा। उसके बाद है पादप में जाइलम का कार्य है। देखिए पादप में जाइलम का कार्य क्या है, जल का वहन, भोजन का वहन, ऑक्सीजन का वहन, एमिनो अम्ल का वहन। तो पादप में जो जाइलम का कार्य है वो है
जल का वहन। उसके बाद है चर्मदाह या पोलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B12। इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही है जिसके कारण पोलाग्रा रोग होता है? किस विटामिन के कमी के कारण? तो इनमें से होगा विटामिन B3। विटामिन B3 के कारण ये रोग होता है। ऑप्शन स हमारा सही होगा। उसके बाद है सामान्य मनुष्य में मस्तिष्क का भार होता है 1000 से 1100 ग्राम, 1300 से 1400 ग्राम, 9 से 1000 ग्राम, 1600 से 1800 ग्राम। ठीक, तो इनमें से वैसे होता है 12 से 1400। सामान्य मनुष्य में कितना होता है? 12 से 1400, लेकिन इसमें 12 से 14 नहीं है तो हम लगाएंगे 13 से 1400। ऑप्शन ब हमारा सही है। देखिए उसके बाद है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण लिखिए। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? पपीते का फूल, गुलाब का फूल, सरसों का फूल, आम का फूल। तो एक लिंगी फूल का जो उदाहरण है वो है पपीते का फूल। केंद्रक का निर्माण होता है। केंद्रक का निर्माण होता है। तो केंद्रक का निर्माण कैसे होता है? DNA से, प्रोटीन से, RNA से, न्यूक्लियो प्रोटीन से। तो देखिए केंद्रक का निर्माण जो होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन से होता है। लास्ट बहुविकल्पीय जो हमारा है, निम्न में से कौन सा पराग कोश के अंदर बनता है? बाह्यदल पुंज यानी कैलिक्स, दल पुंज, कोरोला, जायांग, तना। ठीक, तो इनमें से कौन सा पराग कोश के अंदर बनता है? तो ऑप्शन हमारा द सही होगा, तना। ठीक, पराग कोश के अंदर तना बनता है। सॉरी बच्चा, तना नहीं होगा, यहाँ जायांग होगा। ऑप्शन स हमारा सही होगा, जायांग। अब देखिए उसके बाद है खंड ब हमारा क्या कह रहा है? वर्णनात्मक प्रश्न। अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोगों को लिखिए। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख खींचिए। जबकि वस्तु अनंत और वक्रता के केंद्र के बीच हो। हमें क्या करना है? आरेख खींचना है। जब वस्तु अनंत और वक्रता के केंद्र के बीच में हो तो आरेख कैसा होगा? और दूसरा, जब वस्तु फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच हो तब आरेख कैसा होगा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसके उपयोग, फिर उसके बाद आरेख। देखिए पहला क्या है? अवतल दर्पण के दो उपयोग। पहला उपयोग है दाढ़ी बनाने में, और उसके बाद दूसरा हमारा जो है वो टार्च, सर्च लाइट और वाहनों के हेडलाइट में परावर्तक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब किरण आरेख देखिए। पहला किरण आरेख जो हमारा है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच किरण आरेख। देखिए इसी प्रकार से किरण आरेख आप बनाइएगा। अब इसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा क्या है? फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच किरण आरेख। ठीक, वस्तु कहाँ हो? फोकस एवं दर्पण के बीच हो। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? इसका निवारण किस प्रकार किया जाता है? तो चलिए देखें निकट दृष्टि दोष क्या है और इसका निवारण। देखिए निकट दृष्टि दोष यह एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें व्यक्ति को पास की चीज़ें साफ दिखती हैं। क्या होता है इसमें? व्यक्ति को पास की चीज़ें साफ दिखती हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं। इसके निवारण हेतु यानी इसके निवारण के लिए फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से युक्त चश्मे के प्रयोग से निकट दृष्टि को सुधारा जाता है। इसमें दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखने लगती हैं। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में अमीटर तथा वोल्टमीटर क्यों लगाते हैं? किसी विद्युत परिपथ में अमीटर और
वोल्टमीटर क्यों लगाते हैं, इन्हें परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पे किसी विद्युत परिपथ में अमीटर और वोल्टमीटर लगाए जाते हैं ताकि उस परिपथ में बहने वाली धारा और वोल्टेज का पता चल सके। अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए चौथा प्रश्न है यहाँ पे, तीसरा देखिए हमने ये किया अथवा करके एक और दिया है। ओम का नियम क्या है, वैद्युत परिपथ की सहायता से नियम के सत्यापन को समझाइए। दोनों में से कोई एक करना है, हमने एक आपको बता दिया। ओम का नियम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ के जाइएगा इसको भी और इसका नियम सत्यापन कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों के प्रकाश का सम्मिश्रण है। प्रयोग द्वारा इस तथ्य की पुष्टि कैसे की जा सकती है। देखिए सूर्य का प्रकाश कई रंगों का सम्मिश्रण है। इस तथ्य को प्रिज्म की मदद से साबित किया जा सकता है। प्रिज्म से गुजरने के बाद सूर्य का प्रकाश अलग अलग रंगों में बट जाता है। इस प्रयोग से यह पता चलता है कि सूर्य का प्रकाश कई रंगों से मिलकर बना है। अब देखिए इस चौथे में भी अथवा करके प्रश्न दिया है। विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसमें नाइट्रोजन या आर्गन गैस क्यों भरी जाती है। तो चलिए एक बार इसको देख ही लेते हैं। देखिए विद्युत बल्ब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत बल्ब किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत धारिय के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। बल्ब में उपयोग होने वाले टंगस्टन फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन या ऑक्सीजन जैसी रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरे जाते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित समीकरणों में अभिक्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए। कौन कौन सा अभिक्रिया है इसका हमें पहचान करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारा अभिक्रिया है। उपर्युक्त अभिक्रिया में जिंक को कॉपर सल्फेट के घोल में जोड़ा जाता है। कहाँ जोड़ा जाता है, कॉपर सल्फेट के घोल में जिंक को जोड़ा जाता है और कॉपर धातु को विस्थापित कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे कॉपर धातु क्या है, विस्थापित हो गया है। अतः उपर्युक्त अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, ये कौन से अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। अब दूसरा देखिए, दूसरा ये जो अभिक्रिया है हमारा, देखिए दो यौगिक CaO और H2O मिलकर एक यौगिक CaOH का होल पैच बनाते हैं। देखिए यहाँ पे, इसलिए यह एक संयोजन अभिक्रिया है। ये कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक, ये हमारा वियोजन अभिक्रिया है यानी रेडॉक्स रिएक्शन, सॉरी ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया है और ये हमारा संयोजन अभिक्रिया है। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 6 नंबर है, क्या होता है जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट में मिलाया जाता है। देखिए यहाँ पे, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट में मिलाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड CO2 गैस और H2O बनाता है। यह एक दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, देखिए इसका रिएक्शन यहाँ पे है। ठीक, क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक, और उसके बाद सोडियम कार्बोनेट, इसको मिलाया जाता है तो देखिए NaCl + CO2 + H2O। ठीक, अब देखिए ख नंबर प्रश्न है 6वां का, उपर्युक्त अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या करना है, हमें रासायनिक समीकरण लिखना है। किस अभिक्रिया के लिए, ये जो आगे दिया है। देखिए क्या है आगे, क्या होता है जब जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है। जब जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है तो क्या होता है, इसका हमें क्या करना है,
समीकरण देना है। ठीक, देखिए यहाँ पे जब जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक, देखिए यहाँ हमने समीकरण भी दिया है। ये हमारा जिंक है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब इसका जब रिएक्शन हम करेंगे तो देखिए Zn ये SO4 हमारा यहाँ हो जाएगा और H2 क्या हो जाएगा हमारा विस्थापित हो जाएगा। ठीक, देखिए इसमें अथवा करके दिया है क्या होता है जबकि, केवल समीकरण दीजिए। इसका हमें क्या करना है, केवल समीकरण देना है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसका हमें समीकरण लिखना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे अथवा करके अथवा वाला प्रश्न है ये हमारा, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है तो यह निर्जल कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। देखिए CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। इसे आप याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। ठीक, अब इसको गर्म किया जा रहा है तो क्या प्राप्त हो रहा है, निर्जल कैल्शियम सल्फेट CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, निर्जल यानी बिना जल के कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। ठीक, देखिए ख नंबर है, खाने के सोडे को गर्म किया जाता है। खाने के सोडे को गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, इसका भी केवल समीकरण देना है। देखिए यहाँ पे खाने के सोडे यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने के सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इस सूत्र को आप याद करके रखिएगा, को गर्म करने पर, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर यह CO2 H2O और Na2CO3 में टूट जाता है। ठीक, देखिए रिएक्शन 2NaHCO3 क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2, देखिए यहाँ क्या है, सब दो दो है और कार्बन क्या है 6 है, 2 तिहाई 6, 3 यहाँ है 2 यहाँ है तो 2 तिहाई 6, 6 ठो कार्बन है। Na2 2 ठो सोडियम यहाँ हो गया, CO3 यानी 6 हमारा ऑक्सीजन था जिसमें से 3 हमने यहाँ पे रख दिया और 3 ऑक्सीजन अभी बाकी है। उसके बाद देखिए CO2, यहाँ 2 ऑक्सीजन हमने रख दिया तो 1 ऑक्सीजन बाकी है और कार्बन ये CO2, 1 ऑक्सीजन हमारा बाकी है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐसे ही है तो H2O, देखिए H2O हो गया हमारा। अब देखिए ग नंबर, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है, समीकरण देना है। देखिए यहाँ पे जिप्सम को 373 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी CaSO4 इंटू 2H2O के नाम से जाना जाता है। जिप्सम को किससे जाना जाता है, जिप्सम को हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी कहते हैं। सूत्र क्या है, CaSO4 इंटू H2O। देखिए ये है हमारा जिप्सम, यहाँ क्या प्राप्त हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2 H2O, 3/2 H2O हमारा क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक, अब देखिए प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, लेड नाइट्रेट को गर्म करना, इसको गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा, इसका रासायनिक समीकरण हमें लिखना है। देखिए वैसे तो हम बच्चा आप लोगों को लिख के भी बता रहे हैं समीकरण के साथ कि कैसे क्या प्राप्त होगा, लेकिन आपको एग्जाम में क्या है, समीकरण केवल देना है। हम आप लोग को समझाने के लिए उतना
दिए हैं। ठीक, देखिए क्या बोला है, लेड नाइट्रेट को गर्म करना। लेड नाइट्रेट का सूत्र सबसे पहले क्या है, 2TbNO3 का होल ट्वाइस। इसको गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। ठीक, यही हमें प्राप्त होगा। अब दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा एथेनोइक। देखिए यहाँ पे एथेनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। ठीक, तो देखिए अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल, ये हमारा ख नंबर है, 2CH3COOH प्लस 2Na। एथेनोइक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, एथेनोइक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो यहाँ पे 2CH3COOH ये क्या है, सोडियम एथेनोइक अम्ल है। ठीक, इसको अभिक्रिया करेंगे तो क्या हमें प्राप्त हुआ, यहाँ पे 2CH3COONA, यानी CH3, यहाँ पे देखिए CH3 ये हमने ऐसे उतार दिया, यहाँ पे COO हमारा यहाँ पे होगा, 2Na है तो Na हमारा यहाँ 2 ये है तो 2Na हो गया। अब हाइड्रोजन बचा, ये 2 है तो H2 विस्थापित हो गया। उसके बाद ग है हमारा जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया, Zn प्लस 2AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो देखिए जिंक NO3 का होल ट्वाइस, ZnNO3 का होल ट्वाइस। ठीक, नाइट्रेट, यहाँ पे जिंक है हमारा NO3, 3 दूनी 6 तो ऑक्सीजन है। ठीक, तो यहाँ 3 यहाँ 2, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया तो NO3 का होल ट्वाइस। 2 यहाँ है तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया और 2 हमारा नाइट्रोजन, यहाँ 2 है तो 2 नाइट्रोजन, इससे गुणा करेंगे तो 6 हमारा ऑक्सीजन, तो 2 नाइट्रोजन और 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ देखिए 2 3 6 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, ये हमारा हो गया। और जिंक हमने यहाँ रख लिया प्लस 2Ag हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, अब देखिए अथवा करके दिया है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया संभव है या नहीं। इनमें से रासायनिक अभिक्रिया जो है वो संभव है कि नहीं है। ठीक, Hg यानी मरकरी प्लस H2SO4, यहाँ पे रिएक्शन हमारा क्या बना है, HgSO4, यहाँ पे HgSO4 हमारा ये है और यहाँ पे H2, तो इसको बताना है संभव है या नहीं। तो चलिए पहला और दूसरा दोनों देख लेते हैं। देखिए ये हमारा अथवा वाला ही प्रश्न है तो हमने अथवा लिख दिया है। Hg प्लस H2SO4, रिएक्शन हमारा बना है HgSO4 प्लस H2। तो देखिए यह अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक, यह अभिक्रिया क्या है, संभव नहीं है। इसका कारण है कि पारा यानी Hg, पारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, पारा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है। पारा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड से जो है कि हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पारा वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। पारा क्या है, रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है और इसके परमाणु इलेक्ट्रॉन देने में असमर्थ हैं। अब देखिए दूसरा Cu प्लस 2AgNO3। ठीक, रिएक्शन क्या बना, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। कैसे हुआ देखिए, Cu है, Cu उतार दिया, NO3 है, फिर 2 है तो 2 यानी 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया और 2 नाइट्रोजन, यहाँ 2 है तो 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गया। तो देखिए 2 3 6 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, तो हो गया NO3 का होल ट्वाइस। यहाँ बचा 2Ag तो 2Ag उतार दिया। अब इसको देखिए, यह अभिक्रिया संभव है। इस अभिक्रिया के दौरान कॉपर का ऑक्सीकरण होता है। कॉपर का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और सिल्वर आयन का अपचयन होता है। ये जो हमारा सिल्वर आयन है इसका क्या होगा,
अपचयन होगा और कॉपर का ऑक्सीकरण होगा। ठीक, अब देखिए 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। टिप्पणी है क प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण पर टिप्पणी, फिर ख है मानव हृदय। देखिए प्रकाश संश्लेषण पर टिप्पणी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन मुक्त होती है। श्वसन में इसके विपरीत ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जल तथा CO2 बनती है। प्रकाश संश्लेषण एक रचनात्मक क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक रचनात्मक क्रिया है। इसके फलस्वरूप सजीव के शुष्क भार में वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है? सजीव के शुष्क भार में वृद्धि होती है। प्रकाश संश्लेषण की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण के ही वजह से हमारा जीवन क्या है? पृथ्वी पर संभव है। ये हमारा हो गया प्रकाश संश्लेषण पे टिप्पणी। अब देखेंगे मानव हृदय। देखिए मानव हृदय, मानव हृदय एक पेशीय अंग है। मानव के हृदय क्या है? एक पेशीय अंग है जिसमें 4 कक्ष होते हैं। जिसमें 4 कक्ष होते हैं। ऊपरी कक्षों में बायां और दायां आलिंद कहा जाता है। ऊपरी कक्षों को क्या कहा जाता है? दायां और बायां आलिंद। और निचले कक्षों को बायां और दायां निलय कहा जाता है। सेप्टम, सेप्टम नामक मांसपेशी की दीवार आलिंद और निलय को अलग करती है। बायां निलय आपके हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष है। हृदय का आकार एक मुट्ठी के बराबर होता है। यह शरीर के सभी हिस्सों में रक्त पंप करता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 है, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन्स कौन सा है? इसका मुख्य कार्य क्या है? जो गैसीय अवस्था में हार्मोन्स पाया जाता है उसका नाम लिखना है और इसका मुख्य कार्य क्या है वो लिखना है। देखिए एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन्स है। एथिलीन क्या है? एक गैसीय पादप हार्मोन्स है। यह पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। एथिलीन फलों के पकने के दौरान, एथिलीन क्या करता है? फलों के पकने के दौरान श्वसन दर को बढ़ाता है। श्वसन के दर को बढ़ा देता है। यह पौधे की वृद्धि और वनस्पति ऊतकों के जीर्णता के कारण ऑक्सीन के समान कार्य करता है। यह पत्तियों और फूलों के पौधों के अंगों को कठोर बनाता है। ये क्या करता है? एथिलीन जो है वो पत्ती और फूलों के पौधों के जो अंग होते हैं, पत्तियों और फूलों के जो अंग होते हैं उनको कठोर बनाता है। देखिए अगला है 10 नंबर प्रश्न, एड्स तथा HIV का पूरा नाम लिखिए। एड्स का पूरा नाम और HIV का पूरा नाम लिखना है। देखिए एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक। HIV का ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब देखिए अथवा करके है, या तो इनको कीजिए 10 नंबर प्रश्न या फिर एक लिंगी तथा उभय लिंगी पुष्प में अंतर बताइए तथा दोनों का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए एक साइड लिखेंगे एक लिंगी पुष्प, दूसरे साइड उभय लिंगी पुष्प। ठीक, देखिए एक लिंगी में क्या है? इसमें केवल एक तरह का प्रजनन अंग होता है। एक लिंगी में क्या है? केवल एक ही तरह के इसमें प्रजनन अंग होते हैं। उसके बाद उभय लिंगी क्या है? उभय लिंगी में क्या है? उभय लिंगी में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। उभय लिंगी में नर मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। एक लिंगी में इन्हें अधूरे फूल भी कहा जाता है। एक लिंगी पुष्प को अधूरा फूल भी कहा जाता है।
और उभयलिंगी में इन्हें द्विलिंगी पुष्प भी कहा जाता है। अब एक लिंगी का उदाहरण देखिए, मक्का, पपीता, खीरा, ठीक। और द्विलिंगी का उदाहरण टमाटर, गुलाब, सरसों। देखिए अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला टिप्पणी किस पे है? आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन। आवृतबीजी पौधों में हमें बताना है लैंगिक जनन। देखिए आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन, इनमें जनन के लिए पुष्प बनते हैं। पुष्प में नर जननांग को पुंकेसर और मादा जननांग को अंडप कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि इनमें जनन के लिए क्या होते हैं? पुष्प बनते हैं। पुष्प में नर जननांग को पुंकेसर कहते हैं। जो नर होता है उसे पुंकेसर कहते हैं और जो मादा होता है उसे अंडप कहते हैं। पुंकेसर के परागकोश में लघु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? देखिए ध्यान दीजिए, पुंकेसर के परागकोश में, जो पुंकेसर होता है उसके परागकोश में लघु मात्र कोशिका से क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन, और उसी विभाजन द्वारा परागकण बनते हैं। अंडप के अंडाशय में बीजांड बनते हैं। क्या होते हैं? अंडप के अंडाशय में बीजांड बनते हैं। परागण के बाद परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। परागण के बाद जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। परागकणों के अंकुरित होने से, परागकण जब अंकुरित होता है तो उनके अंकुरित होने से पराग नलिका बनती है। पराग नलिका नर युग्मकों को बीजांड में स्थित भ्रूण कोश तक पहुंचती है। एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर द्विगुणित युग्मनज बनाता है या फिर युग्मनज बनता है। युग्मनज वृद्धि और विभाजन के बाद, युग्मनज क्या होता है? वृद्धि और विभाजन के बाद भ्रूण बनता है। भ्रूण बीजाणु उद्भिद का निर्माण करता है। बीजाणु युग्मोद्भिद का निर्माण करता है। निषेचित फूल, फल और बीज पैदा करता है। निषेचित फूल क्या करता है? फल और बीज पैदा करता है। अब देखिए दूसरा है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया अथवा पौधों में जल, खनिज, लवण एवं भोजन की परिवहन स्थानांतरण प्रक्रिया का विस्तार वर्णन। तो हम अथवा वाला ना करके यही दोनों करेंगे, ठीक। अब ख नंबर देखेंगे, मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्या प्रक्रिया है। देखिए मानव में लिंग निर्धारण, मनुष्य में नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण क्रमशः शुक्र जनन एवं अंड जनन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? शुक्र जनन एवं अंड जनन के द्वारा होता है। मनुष्य की एक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक। मनुष्य की एक कोशिका में जो है कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र तो नर एवं मादा में समान होते हैं। जो 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो नर एवं मादा में समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा नर एवं मादा में, लेकिन जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है नर और मादा दोनों में अलग अलग होता है गुणसूत्र 23वां, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र, क्योंकि वो क्या करता है? लिंग निर्धारण करता है, इसीलिए उसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। नर में यह XY से तथा मादा में यह XX से प्रदर्शित होता है। नर में क्या होता है? गुणसूत्र XX होता है। जो लिंग गुणसूत्र होता है नर में XX होता है और वही मादा में लिंग गुणसूत्र नर में XY होता है और वही मादा में XX होता है। निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु जब निषेचन होता है तो उस समय X गुणसूत्र वाला जो शुक्राणु होता है, यानी नर का जो शुक्राणु होता है X गुणसूत्र वाला, वो X गुणसूत्र वाले अंडाणु से समयुग्मित होता है। जब मिलता है तो समयुग्मित होकर मिलकर XX गुणसूत्र वाला युग्मनज
बनाता है। ठीक, एक्स एक गुणसूत्र वाला युग्मनज बनाता है तो संतान पुत्री होगी। जब एक्स एक्स गुणसूत्र का युग्मनज बनेगा तो संतान पुत्री होगी। और जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु जो है कि एक्स गुणसूत्र वाला अंडाणु से समयुग्मित होकर, जब नर का वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु से संयुग्मित होता है या फिर मिलता है तो एक्स वाई गुणसूत्र वाला युग्मनज बनता है, तो संतान पुत्र होगा। क्या होगा? संतान पुत्र होगा। इस प्रकार गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। ठीक, तो इस प्रकार होता है कि पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी। तो ये हमारा जो प्री बोर्ड का पेपर है ये पूरा हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया ये पेपर। फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।